ओके बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लासेस के अंदर बेटा हम लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट की जो है वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट की थी, जिसमें से 3 से 4 ग्रुप्स ने प्रेजेंट किया था। इससे पहले जो हमारी क्लासेस हुई थी लास्ट वीक, आपको पता बेटा आपका असाइनमेंट वीक भी था, उसमें आप लोगों ने जो असाइनमेंट्स वगैरह थी वो सबमिट की थी। तो आज बेटा हम स्टार्ट करते हैं वहीं से। तो नेक्स्ट ग्रुप जो है वो सकलैन और हसनैन का है, तो ये प्रेजेंटेशन बेटा देंगे। आप लोग प्रेजेंटेशन सुनेंगे। अगर कोई भी किसी किस्म की भी कंफ्यूजन होगी तो बेटा आप क्वेश्चन एट द एंड पूछ सकते हैं इनसे, ठीक है? ये बेटा स्टार्ट करें। जी सर। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my class and sir. Today my topic is political risk types and how it can be managed. तो इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमें पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल रिस्क किन किन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का बाइस बनता है। सबसे पहले तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं बेटा आवाज उनके माइक थोड़ा सा लिए। अपने पास रखें, जरा माइक मुंह के पास रखें, जरा आवाज थोड़ा लाउड आए। ओके सर, अब आ रही सर आवाज? जी जी। तो मैं ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा था कि जो पॉलिटिकल रिस्क है ये हर कंपनीज, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं या जो लोकल कंपनीज हैं, उन दोनों के लिए जो है पॉलिटिकल रिस्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल रिस्क असल में है क्या? पॉलिटिकल रिस्क ऐसा हो सकता है कि जो पॉलिटिक्स की वजह से रिस्क आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा इवेंट या कोई जो गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन आ जाए या कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, जैसे कंडीशन में हम ले सकते हैं इलेक्शन हो रहे हैं या करप्शन हो रही है या कोई ऐसे इवेंट्स हैं, जिस तरह के फॉर एग्जांपल कोई अगर किसी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसने अगर कोई धरना दिया हुआ जिसकी वजह से पॉलिटिकल रिस्क आ सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के पॉलिटिकल रिस्क होते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहले अगर आप देखें कोई भी अगर मुल्क है तो उसके अंदर जो पॉलिटिकल रिस्क आएंगे तो उसकी वजह से किस तरह से नुकसान हो सकता है किसी भी कंपनी को। तो नंबर 1 जो आता है उसमें आता है ट्रेड बैरियर्स। जब किसी मुल्क में एक पॉलिटिकल रिस्क आता है तो सबसे पहला जो, अगर दूसरे मुल्क के साथ वो अगर उसका पॉलिटिकल इशू चल रहा है तो सबसे पहले उसकी ट्रेड के ऊपर वो बैरियर्स लगाता है। जिस तरह कि इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है चाइना और अमेरिका की। इसमें उन्होंने, चाइना क्योंकि दुनिया का नंबर 1 कंट्री है जो प्रोडक्शन के लिहाज से, तो दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन हो रही है मैन्युफैक्चरिंग की वो चाइना कर रहा है, और वो इस वक्त अमेरिका की इकोनॉमी को चैलेंज कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगाए हैं। टैरिफ्स एक ऐसी चीज़ें होती हैं, ये भी एक टैक्स की फॉर्म होती है जो कि सिर्फ इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर लगाई जाती हैं। इससे क्या होता है कि जो इंपोर्टेड गुड्स मंगवाई जा रही हैं अमेरिका में चाइना से, उनके ऊपर टैक्स को इंक्रीज कर दिया जाता है, क्योंकि चाइना जो है वो प्रोडक्ट्स बहुत ही लेस प्राइस पे वो जो हैं वो सेल कर रहे हैं। इससे क्या है कि उनकी सेल अमेरिका में बहुत ज़्यादा हो गई हुई थी। अमेरिका ने उनकी सेल को कम करने के लिए उनके ऊपर बैरियर्स लगाए, टैरिफ्स लगाए, जिसकी वजह से उनकी जो प्राइस है वो अमेरिकन गुड्स के से भी इंक्रीज कर गई। वो जो सही। वहाँ की पब्लिक है, वो जो उनकी पब्लिक है अमेरिका की, वो वहाँ की फिर अपने लोकल प्रोडक्ट्स को यूज़ करेगी चाइना को, क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट, क्योंकि उनकी जो प्राइस है वो इंक्रीज कर गई हुई है। तो ये सबसे बड़ा मसला होता है किसी भी कंपनी के लिए, अगर कोई कंट्री जहाँ पर वो अपनी कुछ सब्सिडरी ओपन की हुई है, अगर वहाँ पर ट्रेड बैरियर्स लगा दिए जाए तो ऐसे मुल्क में वो फिर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरा इसकी सबसे बड़ा है हमारे पास टाइप है टैक्सेस। जब कोई मुल्क जब कोई जो है हमारे पास इंडस्ट्री या कोई भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर वो किसी मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहता है, सबसे पहले वहाँ देखा जाता है कि टैक्स रेट्स हैं। अगर किसी मुल्क में टैक्स रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं तो वो वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और इसका ज़्यादा अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उसके बाद वो टैक्सेस को इंक्रीज कर देते हैं, तो वहाँ पर अगर जो स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं उनके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर जिस तरह इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान के अंदर, जो हमारे शेयर्स परचेज किए जाते हैं इंटरनेशनली और हमारे स्टॉक्स परचेज किए जाते हैं, तो वो इसको परचेज नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, और ये सिर्फ पॉलिटिकल रिस्क की वजह से हो रहा है। अगला सर नेक्स्ट है हमारे पास है नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन ये होता है कि कोई भी ऐसा लॉ या रूल्स जो होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से पेश किया जाता है। जिस तरह कि फॉर एग्जाम्पल इसमें यह है कि जो पाकिस्तान में अभी भी जो है एनवायरनमेंट के ऊपर इतना काम नहीं किया गया। कोई भी अगर कोई जो है वो कंपनी अगर यहाँ पे काम करना चाहती है केमिकल की या टेक्सटाइल की, तो वो एनवायरनमेंट को इतनी प्रोटेक्शन नहीं देता, जबकि यूरोप कंट्रीज में या अमेरिका में एनवायरनमेंट की के बारे में बहुत ज़्यादा हसासियत पाई जाती है। अगर पाकिस्तान भी अगर ऐसा लॉ बना पेश कर देता है जिसके अंदर कंपनीज को ये लॉ दे दिया जाता है कि आपने अभी
इस तरह से आपके जो चिमनीज हैं यहाँ से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है इसको आपने फिल्टर करना है। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो इससे उनकी कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपना प्रॉफिट यहाँ से हाई मार्जिन रखा हुआ था, उनको कॉस्ट यहाँ से कम पड़ती थी, लेकिन जब यहाँ पर भी वो एनवायरनमेंट के ऊपर पैसे खर्च करेंगे तो इनकी कॉस्ट जो होगी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। तो ये भी जो नए से नए रूल्स या रेगुलेशन आते रहते हैं कि किसी कंट्री के अंदर, वो बहुत बड़ा रिस्क होते हैं किसी भी कंपनी के लिए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन है कि हमारी मैनेजमेंट किस तरह से काम करती है किसी कंट्री के, जहाँ पर कोई मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है, तो वहाँ की जो मैनेजमेंट है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, कैबिनेट है, वो किस तरह से जो है वो उसको मैनेज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया और उस प्रोजेक्ट को वो लेट कर देती है, तो इससे क्या है कि अगर एक कंपनी आ रही है, हाल ही में यूट्यूब के लिए से इमरान खान हमारे प्राइम मिनिस्टर वो मिले थे यूट्यूब के ओनर से, और उन्होंने कहा था कि आप अपने यहाँ पर कोई सब्सिडियरी ओपन करें लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ की जो मैनेजमेंट है सिर्फ फॉर एग्जाम्पल स्ट्राइक्स कर देते हैं। अगर कोई ऐसी जो है वो वीडियो जो है अपलोड होती है यूट्यूब के ऊपर, तो यहाँ पर स्ट्राइक्स हो जाती हैं। स्ट्राइक्स के डर की वजह से फिर वो यहाँ पर जो है वो अपना इन्वेस्ट नहीं करती हैं। इस वजह से अभी तक ये बहुत ज़्यादा मामला जो है वो डिले चल रहा है, अप्रूवल नहीं दे रही गवर्नमेंट, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर जिस तरह के हमारी कुछ ऐप्स हैं वो हम उनको बंद करना चाह रहे हैं, जिससे कि वो इन्वेस्ट करने से पाकिस्तान में डरते हैं। ये सर आगे जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि अगर किसी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाई जाती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती किस तरह से आती है? नंबर वन ये है कि इसके अंदर कोई दहशतगर्दी हो रही है, टेररिज्म हो रहा है। टेररिज्म की वजह से किसी भी जहाँ पर मुल्क टेररिज्म हो रहा है उस मुल्क में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। जिस तरह की इसकी हमारी सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, लीबिया, सोमालिया, नाइजीरिया। ये जो 3 कंट्रीज हैं इसके अंदर लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि यहाँ पर टेररिज्म पीक पर है। उसके बाद रूट्स आते हैं। रूट्स ये होते हैं कि एक वायलेंट जो डिस्टर्बेंस हो पीस का बाय क्राउड, जरा कुछ धरने वगैरह हो जाए, तो धरनों से भी जो है वो क्योंकि उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो मुतासर हो सकती है या कुछ और उनका कोई इस तरह से हो सकता है। उसके बाद कोप्स हैं, इसमें यह है कि इनलीगल पावर का यूज कर लिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब जिस तरह के 1973 के अंदर नेशनलाइजेशन कर दिया गया था पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो बड़े अदारे थे उनको नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। इस डर की वजह से भी उस मुल्क में वो इन्वेस्ट नहीं करते। सिविल वार स्टार्ट हो जाए, सिविल वार की एग्जांपल हमारे पास जो है वो सीरिया मौजूद है, इसके अंदर सिविल वार स्टार्ट है। सिविल वार स्टार्ट होने की वजह से वहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेगी, और जो वहाँ पर ऑलरेडी काम कर रही हैं वो भी वहाँ से अपना बिजनेस इतना से रन नहीं कर सकेंगे कि वो भी वहाँ से मूव ऑन हो जाएंगे। इसमें पाकिस्तान में भी इसकी एग्जांपल है कि पाकिस्तान जब 1988 के अंदर हमारी बहुत सी जो कंपनीज थी वो पाकिस्तान से पैकअप करके बांग्लादेश चले गई थी। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल शॉर्टेज थी, और दूसरा यहाँ पर टेररिज्म इंक्रीज हो गया था और बत्ता माफिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने फिर यहाँ से अपना बैक ऑफ किया और वो अपनी सारी इंडस्ट्री बांग्लादेश ले गए। नंबर हमारा नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है सर ऊपर ही इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है इसमें बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। कोई भी कंपनी है इकोनॉमीज जी सर, बहुत सी जितनी भी हमारे पास कोई भी कंट्री कोई भी हमारे पास आती है कंपनी, तो कहीं पर भी इन्वेस्ट करना चाहती है सबसे पहले इकोनॉमीज देखेगी इस मुल्क की इकोनॉमी कैसी है। यहाँ मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कैसा है। अगर कोई कंपनी है वो अगर पाकिस्तान इन्वेस्ट करती है, अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाई है, अगर वो लोन लेना, अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाई है तो वो ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, और वो ऐसी कंट्री में लाजमी जाना चाहेंगे जहाँ पर इंटरेस्ट रेट लो हो। उसके बाद हमारे पास ये तो मैंने आपको टाइप्स के बारे में बता दिया। उसके बाद हम इसको किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं अपने पॉलिटिकल रिस्क। तो हमारे पास जो नंबर वन हमारे पास आता है कि हम किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं अपने पॉलिटिकल रिस्क को, वो सबसे पहले आता है कि अगर हम यहाँ पर अवॉइड कर दें इन्वेस्टमेंट को। नंबर वन पॉइंट ये हमारा ये होगा कि जितनी भी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो ऐसी कंट्री में ना जाएं जहाँ पर पॉलिटिकल रिस्क पाया जाता हो, जहाँ पर टेररिज्म हो, यहाँ पर वहाँ पर करप्शन होती हो, तो ऐसी कंट्रीज में बिल्कुल वो अवॉइड कर दें कि हम ऐसी कंट्री में नहीं जा सकते। नीचे नेक्स्ट। अब
तो सबसे जो सूटेबल यही होता है कि आप ऐसी कंट्रीज में इन्वेस्ट ही ना करें, क्योंकि यहाँ पर चांसेस ऑफ लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। और जहाँ पर हमें रिस्क ज़्यादा हो, चांसेस ऑफ लॉस ज़्यादा हो, तो वो वहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादातर जो है वो हमारी कंट्री जो है, हमारी कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है अडाप्टेशन। इस तरह से कुछ ऐसे हम अगर अडाप्टेशन जो है हम अपनी हमारी कंपनी अपना ले, जिसकी मदद से हम अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकें, रिड्यूस कर सकें। क्योंकि आपने अगर वहाँ पर कंट्री में पैसे भी कमाने हैं, आपके वहाँ पब्लिक ज़्यादा है, जिस तरह के फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ी चीज़ है पाकिस्तान है और इंडिया है। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल रिस्क पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर आए दिन जो है वहाँ पर भी टेररिज्म होता है या करप्शन हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। लेकिन तब भी वहाँ पर बहुत दुनिया की बहुत बड़ी कंपनीज जो हैं वहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हैं। तो इसकी सबसे बड़ी मेन रीज़न ये है कि उन्होंने कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की हुई हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर अर्न कर रही हैं और उन्हें ज़्यादा रिस्क फेस करना नहीं पड़ रहा। इसके अंदर सबसे पहले ये आता है कि 3 तरह की अडॉप्टेशन जो हैं, 3 तरह की स्ट्रेटजीज जो हैं, वो कोई भी कंपनी अडॉप्ट करके वहाँ पर अपने पॉलिटिकल रिस्क को रिड्यूस कर सकता है। नंबर 1 ये आता है कि आप लोकल इक्विटी एंड डेट आप वहाँ से लो, और दूसरा ये डेवलपमेंट असिस्टेंस करो, और तीसरा आपके पास इंश्योरेंस। तो नंबर नंबर 1 जो हमारे पास है लोकल इक्विटी एंड डेट। आप फॉर एग्जांपल कोका कोला है, पाकिस्तान में इस वक्त अगर वो काम कर रही है और उसे डर है कि यहाँ पर सबसे पहला मसला हो चुका है नेशनलाइजेशन का, तो अगर कहीं ये मुझे भी नेशनलाइजेशन ना कर दें, तो वो क्या करेगी कि पाकिस्तान से ही स्टेट बैंक से या किसी गवर्नमेंट के अदारे से लोन ले लेगी। इससे क्या होगा कि कोई भी कंपनी जो है वो इसे फिर क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का लोन ले लिया, अब उसे पैसे पाकिस्तान ने वापस लेने हैं। जब तक उसके पैसे रिटर्न नहीं होंगे, तो वो उस कंपनी पे कोई टैक्सेस इंक्रीज नहीं कर सकते या उसे नेशनलाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमारी कंट्री का नुकसान होगा। दूसरा हमारे पास आता है डेवलपमेंट असिस्टेंस। सॉरी, लोकल इक्विटी एंड डेट का जो था, इसका एक सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि जिस तरह के उन्होंने जब मैकडोनल्ड इंडिया में लॉन्च हुई थी, उसकी फर्स्ट सब्सिडरी जब ओपन हुई थी इधर इंडिया में, तो मैकडोनल्ड्स वालों ने इंडिया से प्रॉमिस किया था कि हम अपने जो बर्गर्स हैं उसके अंदर हम बीफ का यूज़ नहीं करें, क्योंकि उनका रिलीजियस फैक्टर से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है काउ से। तो वो इस चीज़ का उन्होंने उनसे श्योरिटी ली थी कि हम यहाँ पर जो है बीफ का गोश्त बीफ यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा हमारे पास है डेवलपमेंट असिस्टेंस। डेवलपमेंट असिस्टेंस के अगर कोई भी कंपनी है जिस तरह से CSR करना स्टार्ट कर दे, अगर कोई कंपनी जहाँ पर रन कर रही है, अगर पाकिस्तान में रन करती है, अगर कोई कंपनी जिस तरह कोका कोला है, वो अब पाकिस्तान के अंदर असिस्टेंस शुरू कर दे, कि पाकिस्तान की रोड्स को बनाना स्टार्ट कर दे, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस ठीक कर दे, कोई और एजुकेशन में इन्वेस्ट कर दे, हेल्थ में इन्वेस्ट कर दे, इससे क्या होगा कि जो वो कंट्री है वो कभी भी उस कंपनी पे रेड टेप्स कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगी, क्योंकि वो उस कंट्री के हक में बहुत ज़्यादा काम कर रही है, डेवलपमेंट का काम कर रही है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि नाइजीरिया में जब अमेरिका ने वहाँ से ऑयल रिफाइनरी लगाई थी, उसके बदले में उन्होंने 5 मिलियन जो डॉलर्स थे वो उन्होंने उनकी हेल्थ और एजुकेशन पे इन्वेस्ट किए। तीसरा हमारे पास है इंश्योरेंस। अब कोई भी कंट्री है, अब कोई भी जो हमारे पास कंपनी है, वो किसी मुल्क में अगर इन्वेस्ट करती है, ऐसे मुल्क जैसे जहाँ पर पॉलिटिकल रिस्क आ जाता हो, तो वहाँ इंश्योरेंस के बगैर वो नहीं जाएगी। अब दो तरह की इंश्योरेंस हो सकती हैं। इंश्योरेंस ये है कि अगर आप जो आपकी करेंसी है, आप उसे फौरन अपने कुछ कंट्रीज बैन कर देती हैं कंपनीज को कि आप फौरन जो है हमारे पाकिस्तानी रुपीस को आप डॉलर में कन्वर्ट करके वापस अपनी पेरेंट कंपनी को नहीं बेच सकते। एक तो ये रिस्ट्रिक्शन होती है। इसकी इंश्योरेंस की जाती है कि हम अपने पैसों को जल्द से जल्द अपनी पेरेंट कंपनी की जो करेंसी है उसके अंदर हम चेंज कराएंगे। एक ये इंश्योरेंस वो कंट्री देती है, और दूसरी ये है कि जो पॉलिटिकल रिस्क की वजह से, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वार हो जाए, सिविल वार हो जाए या कोई टेररिज्म हो जाए, इसकी इंश्योरेंस भी वही कंट्री देगी जिस कंट्री में उसने अपनी सब्सिडी ओपन की हुई है। जी सर। इसके बाद सर वो हुसैन का हुसैन मेरा ख्याल अवेलेबल नहीं है, तो ये फिर थोड़ा सा नहीं बता सर, दो वो क्या होती है चीज़ें, थोड़ी थोड़ी बता दो आप ब्रीफली, वैसे ही बता दो। ये वाले हाँ ये बता दें सर, मैं डेवलपमेंट असिस्टेंस एश्योरेंस बता दी मैंने अभी सारा। नहीं नहीं, ये दूसरा ये वाला आगे वाला जो थ्रेट्स और टेररिज्म कंसल्टेंट है ये तो, लेकिन थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दे जरा क्या चीज़ होती है। चलिए ठीक है सर। थ्रेट्स ये हैं कि अगर कोई जो हमारे पास होस्ट कंट्री है जिसमें हमारी जो गई है, हमारी कंपनी गई है, उसको अगर थ्रेट्स मिल रहे हैं कि अगर हम
उन्हें क्योंकि खतरा होता है ना इस चीज़ का कि हमारी जो कंपनी है उसको कहीं नेशनलाइजेशन ना कर दें या इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना लगा दें। इससे वो क्या करते हैं कि जो लोकल वहाँ की लेबर होती है उसको हायर कर लेते हैं, और इससे फिर उन्हें पता होता है कि यहाँ पर हमने एम्प्लॉयमेंट दी हुई है, और अगर हम कंपनी को इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाती है गवर्नमेंट, तो वो हम उनको थ्रेट दे सकते हैं कि भाई हमारे पास आपकी एम्प्लॉयमेंट है, हम आपने इतने लोग एम्प्लॉयमेंट दी हुई है, अगर आप हमारे पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो आपकी इतनी एम्प्लॉयमेंट खतरे में पड़ सकती है। तो था आपके पास है जी टेररिज्म कॉन्स्पिरेट्स टू मैनेज टेररिज्म रिस्क। इसमें आपने टेररिज्म रिस्क को कम करने के लिए जो एमएनसीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करती हैं आपने किस तरह से टेररिज्म से बचना है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे जैसे पाकिस्तान है, अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि सिक्योरिटी जो है वो अपनी खुद जैसे अगर कोई कंपनी है वो अपनी मुल्क से खुद ऐसे लोगों को स्किल्ड लोगों को लेकर आ रही है, वहाँ पर अपने एम्प्लॉयज को टेररिज्म से निपटने के लिए सिखाया जाता है। मुख्तलिफ स्कूल्स में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में होता है कि ड्रिल्स करवाई जाती हैं। तो आपने अगर कोई आपके ऊपर अटैक करता है, वो फायर लग जाती है, तो वो आपको ड्रिल्स करवा के आपको समझा दिया जाता है कि अगर कोई टेररिज्म अटैक होता है या फायर हो जाती है, आपने उससे कैसे निकलना। उसके बाद लोकल बॉर्डरिंग है, आप अपने वहाँ से जो है अपने पेबल्स को इंक्रीज करते जाएं, उस कंट्री से होस्ट कंट्री के जो आपके हैं पेबल्स उनको इंक्रीज करते जाएं। इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट होगी, उस होस्ट गवर्नमेंट होगी, उसे पता होगा कि भाई इसने हमसे पैसे लिए हुए हैं, हमने उससे पैसे वापस लेने हैं। अगर वो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो वो अपना नुकसान करते हैं, इसलिए उनका रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है किसी भी कंपनी का जब वहाँ से वो लोकल बॉर्डरिंग करते हैं। उसके बाद मिनिमाइजिंग जो है फिक्स इन्वेस्टमेंट, अपने जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है उससे कम करें। मतलब वहाँ पर जो लैंड्स हैं उनको ना परचेज करें, लेकिन यह है कि अगर वो लैंड्स को परचेज नहीं करेंगे तो उनका जो प्रॉफिट है वो कम होगा। लेकिन ये है कि पॉलिटिकल रिस्क को मैनेज करने के लिए उन्हें चाहिए कि वहाँ पर वो ज़मीनें ना खरीदे। अगर वो ज़मीनें खरीदता वो किसी वक्त भी, क्योंकि ज़मीन जो है वो पाकिस्तान की है, अब वो तो है तो बैरूनी, लेकिन उन्होंने कानूनी हक तो उन्हें मिला हुआ है। किसी वक्त भी जो है गवर्नमेंट अगर उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाती है, अगर यहाँ पब्लिक की तरफ से प्रेशर आता है, तो वो उससे वो वापस ले सकते हैं। यस सर। जी बेटा, एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी बेटा? एनी वन ऑफ यू बेटा फ्रॉम द क्लास? नो सर। ओके, सेकंड बेटा जो ग्रुप था हमारे पास, स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं? सर मेरा और किंजा का कर दें। जी जी, किंजा और ईमन। यस सर। जी बेटा चलें, अभी मैं ओपन कर रहा हूँ, तो आप स्टार्ट करेंगे। अगर बीच में वीडियो बंद हो जाती है तो फिर आप दोबारा ज्वाइन करेंगे मुझे, ठीक है? ठीक है सर। अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं, अभी है टाइम। चलें बेटा, करें स्टार्ट। Assalamu alaikum sir and class. My name is Emanjwe. Today my talk is explain the financial risk and also finding the tools of financial risk. First of all हमें पता हो कि what financial risk. Financial risk means जो पैसा हम लगाते हैं बिजनेस पर, इसको लॉस होने का जो खौफ हो रिस्क होता है। यहाँ पर अब देखें कि सम कॉमन एंड डिस्टिंक्ट फाइनेंशियल रिस्क इंक्लूड्स क्रेडिट, लिक्विडिटी रिस्क एंड ऑपरेशन। यहाँ पर 3 रिस्क बताए हैं। फर्स्ट ऑफ पहले है हमारे पास क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क वो होता है जो हम लोन ले अपने बिजनेस में लगाते हैं, वो क्रेडिट होगा। अब हम श्योर नहीं है कि जो हमने क्रेडिट लेकर अपने बिजनेस पर लगाया वो हमें प्रॉफिट देगा नहीं, तो वो वाला जो रिस्क है क्रेडिट रिस्क। लिक्विडिटी है कि हमारे पास कोई भी एसेट हो, लाइक फोन है, गाड़ी है, टैब है, उसको हमने कैश में कन्वर्ट करना है, वो लिक्विडिटी है। अब हम किसी चीज को सेल आउट करते हैं, उसकी लिक्विडिटी कम हो तो वो फेयर होता है लिक्विडिटी रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क ये है कि हमारा बिजनेस जो है वो स्मूथली रह रहा है, लेकिन उसमें अगर लॉस आ जाए तो वो हमारा ऑपरेशनल रिस्क। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट हमारे पास आता है द बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क की बेसिक्स कौन सी है अब हमने वो देखनी है। पहले हमारे पास आती है गवर्नमेंट की। वो गवर्नमेंट को फाइनेंशियल रिस्क कैसे होता है, वो ऐसे कि जब भी वो कोई मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं तो इन्हें गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी बनाई कि एक स्पेसिफिक अमाउंट उन्होंने नोट किया वो इशू करनी, तो लोग क्या करते हैं कि वो घरों में पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह उसकी फिजिकल डिमांड जो होती है वो हो गई। अब गवर्नमेंट जो है वो स्पेसिफिक डेट तक जो अपने इश्यूज को
नो इशू नहीं कर पाई थी, इसलिए उनकी मॉनेटरी पॉलिसी डिस्टर्ब हो गई, इस तरह उनको फाइनेंशियल रिस्क आ सकता है। इसी तरह इसमें हम बॉन्ड्स को अगर देखें, कोई भी कंपनी जो अपना बॉन्ड इशू करती है तो गवर्नमेंट की एग्रीमेंट से करती है, लेकिन कंपनी अगर डिफॉल्टर हो जाती है तो गवर्नमेंट इतना पैसा लोगों को पे ऑफ नहीं कर पाती, ये भी एक तरह का गवर्नमेंट को फाइनेंशियल रिस्क होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन को फाइनेंशियल, कॉर्पोरेशन जो होती है वो बैंक से लोन लेकर अपने बिजनेस पर लगाती है उसको रन करने के लिए। अगर तो बिजनेस जो है वो स्मूथली रन कर रहा है तो वो वेल एंड गुड है कि वो उसकी इंस्टॉलमेंट प्लान डेट को हमने पे ऑफ करना है तो वो कर देगी। लेकिन समटाइम्स ऐसा है कि बिजनेस पर फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है। फाइनेंशियल बर्डन मीन्स के हमारी लाइबिलिटी ज्यादा होती है और हमारे एस कम हो जाते हैं। तो इसके में हमारे पास दो चीजें आती है, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स को हम दे वो हमारी मशीनरी, फर्नीचर या अदर इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन करंट एसेट्स में हमारे पास इन्वेंट्री, हमारे गुड्स, सर्विसेज और वेयर हाउस होते हैं। तो इस तरह अगर हमने जो लोन तो वो हम उसको पे ऑफ नहीं कर पाते, हमारी लायबिलिटी हम मीट नहीं कर पाते, तो इस तरह हमें ऑपरेशन रिस्क आ सकता है। इंडिविजुअल रिस्क फॉर इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल यहाँ पर कौन है? हम जैसे पर्सन। हम घर बना रहे हैं, हमने लोन लिया बैंक से और हमारी 50,000 सैलरी है, जिसमें हमने ये एस्टिमेट लगाया कि 30,000 हम बैंक को पे ऑफ करेंगे और 20,000 हम घर में स्पेंड करेंगे। किसी भी रीजन से हमारी जॉब चली जाती है, 50,000 आना हो गया लेकिन बैंक तो हमसे ला। अब ये वाला जो रिस्क है कि हम अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ नहीं कर पा रहे, तो वो हमारा इंडिविजुअल होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स जो है उनको किस तरह से रिस्क हो सकता है, तो यहाँ पर एक लाइन आएगी, पीछे करिएगा। फाइनेंशियल रिस्क, ये देखिए फाइनेंशियल रिस्क जो है इसमें मैक्रो इकोनॉमिक फोर्सेस, ये कौन सी फोर्सेस होती है? इसके अंदर आती है हमारे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, जीपी और मॉनेटरी पॉलिसी। ये वो चार फोर्सेस हैं जो कि हमें फाइनेंशियल मार्केट्स डिस्टर्ब करती हैं। अब जैसे हमारा वायरस आया उससे हमारी जीडीपी कम हुई, इन्फ्लेशन ज्यादा हो गई, मॉनेटरी पॉलिसी भी नॉर्मल इन्वायरमेंट के लिए बनाई थी वो भी डिस हुई। इसका ओवरऑल सारा फाइनेंशियल मार्केट्स पर आया, उसके स्टॉक्स पर पड़ा। लाइक कंपनीज हमारी बंद हुई, इनकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई। एक कंपनी की जैसे बंद हुई तो रजिस्टर्ड जितनी कंपनीज थी वो सारी डिस्टर्ब हुई। इसी तरह ऐसी एक लाइन आएगी कि चेंज इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट किस तरह से चेंज होता है कि जब हमारी मॉनेटरी पॉलिसी डिस्टर्ब होती है, चेंजेस आ जाती हैं, तो हमारा इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। एक लास्ट लाइन पे आएगा लार्ज कॉर्पोरेशन। लार्ज कॉर्पोरेशन में ये है कि वायरस हर सेक्टर को हिट नहीं किया। अगर हम लार्ज कॉर्पोरेशन को देखें तो उसके अंदर हमारी मेडिकल लाइन आती है, तो उनकी सेल तो ज्यादा बढ़ गई। तो इस तरह से कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो कि जिनको फाइनेंशियल रिस्क का सामना नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है फाइनेंशियल फॉर बिजनेस। बिजनेस को किस तरह से होता है? अब हमने अपने बिजनेस को स्क्रैच से स्टार्ट करना है। स्क्रैच मींस उसको हमने ग्राउंड, यहाँ पे वर्ड है ग्राउंड, तो ग्राउंड से स्टार्ट करना ये बहुत महंगा पड़ता है। इसके लिए या तो हमारे पास कैपिटल होगा या हमें कैपिटल बाहर से लेना होगा। अगर तो हम कैपिटल बाहर से लेते हैं तो उसके लिए हमें अपनी शिप सेल करना पड़ेगी, डेट लेना पड़ेगा, तो वो बिजनेस पर एक तरह से लायबिलिटी देगी। तो फाइनेंशियल रिस्क यहाँ पर भी हो सकता है। अब वो कैसे क्रिएट होता है कि बिजनेस ने कैपिटल के लिए कैपिटल भी ले ली, फंडिंग भी कर ली, तो लायबिलिटी भी आ गई कंपनी। अगर तो कंपनी डिफॉल्टर में चली जाती है तो ये रिस्क सबके लिए होगा। इसके अंदर देखें कि ये है कि इन्वेस्टर पर भी है, स्टेक होल्डर्स पर भी है और कंपनी पर भी है। इन्वेस्टर तो वो हुआ जो पैसा लगा दिया, स्टेक होल्डर्स हमारे पास एम्प्लॉय भी आता है, तो एम्प्लॉयज को भी अपनी जॉब का फियर होगा। नेक्स्ट इसमें कि बिजनेस को पुअर मैनेजमेंट से भी फ्लॉज हो सकते हैं। अगर तो हमारी मैनेजमेंट नहीं है, हम एट द टाइम अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते, तो हमारी कंपनी तब भी जो है वो डिफॉल्टर में जा सकते, फाइनेंशियल रिस्क वहां पर भी क्रिएट हो सकता है। चल नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइनेंशियल रिस्क फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट्स को भी हमने पीछे जैसे डिस्कस किया कि मॉनेटरी पॉलिसी से डिस्टर्ब हो जाना उसके लिए सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक दफा बजट बनाया एक ब्रिज का, उन्होंने 50 करोड़ उसके लिए एस्टिमेट लगा दिया, लेकिन जब सारा कुछ एक सेकंड वेट करिए, आप दोबारा ज्वाइन करें, मुझे प्लीज स्टार्ट कीजिएगा फाइनेंशियल रिस्क फॉर गवर्नमेंट। ओके सर।